मेरे गांव से मोस्टली लोग एसएससी की तैयारी करने जाते थे और अनफॉर्चुनेटली सीजल किसी का वहाँ से अभी तक क्रैक नहीं हुआ है। मैं पहला बंदा हूँ अपने गांव का जिसका सीजल क्रैक हुआ है। जब मैं 5 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने और हमारी पूरी फैमिली ने, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल देखा है। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मतलब ऐसी लाइफ तो नहीं जीनी है मुझे, मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो करना है। पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है। 10th में मेरे 62% है और 12th में 58% है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इंग्लिश बहुत वीक थी जिसकी वजह से मेरा बहुत सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन रहा। कि बहुत सारे बच्चे आपके जैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, है ना, उनको भी नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे शुरुआत करें। तो आप बिल्कुल बेसिक से बताना जैसे जैसे आपने तैयारी करी। उन लोगों को पता भी नहीं था, मैंने किसी को बताया भी नहीं था कभी कि मैं एसएससी सीजल की प्रिपरेशन करता हूँ। मुझे सर मैं बताऊँ, मुझे किसी ने कोई गाइड नहीं करा। मैं सिर्फ ऑनलाइन जो भी चीज़ें जैसे टॉपर्स का इंटरव्यू देखता था कि कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें करी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री पर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रजनीश कुमार भाई। इनकी जर्नी बहुत ही शानदार है, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक ये आ पाए हैं। ये एएसओ बने हैं 2024 में एसएससी सीजीएल को क्रैक करके। तो इनकी जर्नी देखकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि भैया हम बीए करके आए हैं तो हमारा क्या सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर हमारी स्कूलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो 10th में इनके 60% हैं, 12th में 52% है। तो बहुत ही बेसिक पढ़ाई हुई, हिंदी मीडियम से, गांव से बिलोंग करते हैं और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी जर्नी पूरा देखना है। और हमारा नया प्लेटफॉर्म टॉपर बेंच, उसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल 2026 की बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। तो रजनीश भाई, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पर, ताकि मैं लोग व्यूअर्स को बता सकूँ अपनी जर्नी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी, काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, क्योंकि मेरी जो है एक एज यूजुअल वाली स्टोरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग स्ट्रगल देखे हैं लाइफ में और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं अभी बताता हूँ आपको आगे स्टोरी। ओके, अभी जैसे अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो 2024 का जो सीजीएल आपका हुआ, इससे पहले आपके कौन से एग्जाम हुए तो थे? इससे पहले मैंने सीजीएल 23 में भी सिलेक्शन हुआ था एज ए यूडीसी इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और उसी समय मेरा ईपीएफओ एसएसए हुआ था, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, 2024 में ही, सॉरी 2023 में। तो उस टाइम पे मैंने ईपीएफओ एसएसए ज्वाइन कर लिया था। और भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में क्रैक कर सकता था, लेकिन मैंने किसी की सीट वेस्ट नहीं करी और मैंने कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरे। जब मेरा लेवल 5 पे सिलेक्शन हो गया तो मैंने सिर्फ उससे ऊपर वाले फॉर्म भरे, क्योंकि मुझे लेवल 7 पे ही जाना था। ओके, तो बताओ, आप शुरू से बताओ, कहानी कहाँ से शुरू होती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सारा कुछ आप। जी सर। तो सर सबसे पहले मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये उतनी पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो उसके गांव अरमा से आता हूँ मैं। और स्टार्टिंग में जो है, मतलब स्टार्टिंग से अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो जब मैं 5 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने और हमारी पूरी फैमिली ने, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल देखा है। तो वहीं से मतलब मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छा करना है अपने लाइफ में। तो एक मोटिवेशन था। तो 10th की स्कूलिंग मेरी जो है उतनी अच्छी नहीं रही थी। 10th में मेरे 62% है और 12th में 58% है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के लिए भी मुझे लोन लेना पड़ा था सर। उस टाइम पे बिहार सरकार जो है लोन प्रोवाइड करती थी 4 लाख का। तो हमारे पास मतलब ऐसा था ना कि 10th के बाद गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो 10th तक भी नहीं, लेकिन जैसे तैसे आप 10th वहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं बाहर पटना जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो 10th में मतलब मेरा ऐसा था कि सर मुझे बाहर पढ़ने जाना था, घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, मैं लेबर का काम करने के लिए रोहतक चला आया था। वहाँ पे 15-20 दिन मैंने काम भी किया। तो मेरी मौसी जो है मुझे हमेशा जो है हमारी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करती थी। तो उन्होंने मुझे गुस्सा किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ अच्छा करना है, डांट वाट के मुझे फिर वहाँ से वापस बुलाया। फिर मैं जैसे तैसे गांव से ही थोड़े दूर शहर पे जाके 12th करी। इसलिए मेरे 12th में उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं है, 58% ही है। उसके बाद जब 12th हो गया तो समझ नहीं आया था क्या करें आगे, क्योंकि बड़े कोर्सेज़ के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे फाइनेंशियली। तो उसके बाद उस टाइम पे बिहार सरकार जो है फ्री कंप्यूटर कोर्स करा रही थी केवाईपी करके। तो मैं वहाँ चला गया कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। तो वहाँ पे उसी टाइम 3 महीने का कोर्स था। तो कोर्स करते करते मुझे पता चला कि बिहार गवर्नमेंट ही लोन दे रही है, ग्रेजुएशन के लिए भी दे रही है। तो ग्रेजुएशन के लिए हमने जाके लोन ले लिया, मैंने लोन ले लिया। उसके बाद वहाँ से मैं पटना चला गया कुछ दिन पढ़ने के लिए। और 2019 में मैं पटना गया था, मई के आसपास। उसके बाद मैंने वहाँ ऑफलाइन कोचिंग करी थी। मेरा शुरू से ही मतलब था कि मैं एसएससी का तैयारी करूँगा, क्योंकि मेरे गांव से मोस्टली लोग एसएससी की तैयारी करने जाते थे। और अनफॉर्चुनेटली सीजल किसी का वहाँ से अभी तक क्रैक नहीं हुआ है। मैं पहला बंदा हूँ अपने गांव का जिसका सीजल क्रैक हुआ है।
तो मेरे सिलेक्शन के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब और अभी सीजीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, तो वो भी मेरे लिए एक अच्छी बात है। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे हैं। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो ज़रूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। तो पटना में मैंने करीब 10 महीने पढ़ाई करी। उसके बाद कोरोना आ गया, जैसा कि आप सभी को पता है। तो 2020 में मार्च में कोरोना के बाद हम लोग घर चले गए और पटना में मतलब वहाँ से ख़त्म हो गया उसका, क्योंकि तो हम उसके बाद जब मैं वापस गांव आया तो सोच रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ऑनलाइन उस टाइम पे एयरफोर्स XY करके एक एग्ज़ाम हुआ करता था, तो मैंने उसका भी फॉर्म भर दिया था। तो उसी टाइम उसकी तैयारी करने लग गया, थोड़ा बहुत तैयारी करी मैंने ऑनलाइन ही। उसके बाद मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था एयरफोर्स वाई ग्रुप में। तो उसके बाद जब क्योंकि मेरी उसमें नंबर जो है अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि अब छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्योंकि 15-20 दिन के बाद मेरी ज्वाइनिंग थी। उस टाइम तक तो मैं पढ़ रहा था। तो उसके बाद मैंने तो पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दिया, गेम वगैरह खेलने लग गया घर में कि 15 दिन बाद तो जाना ही है, तो गेम खेल लेते हैं थोड़ा। लेकिन ऐसा हुआ कि वेट करते करते कोरोना की वजह से वो डिले होता चला गया, और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद जो है वो वैकेंसी जो है कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप सभी को पता होगा। सारी जो आर्मी एयरफोर्स की वैकेंसी कैंसिल कर दी थी उन्होंने, और अग्निवीर लॉन्च किया था। तो उसके बाद फिर मतलब एक ख्याल आया कि क्या करना चाहिए उसके आगे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से फिर से तैयारी शुरू करी ऑनलाइन, क्योंकि पुरानी चीज़ों को मतलब ऐसा नहीं मैंने फिर से उसको रिवाइज़ किया तो वो चीज़ें तो रिकॉल कर ली, लेकिन मेरी जो तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने ऑनलाइन सहारा लिया और भी बहुत सारे टीचर से मतलब ऑनलाइन हेल्प ली। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मतलब अप्रॉक्स जो है ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका था, तो जो लोन लिया था हमने उसके पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तो दिक्कत आ गई कि अब कैसे तैयारी करें, क्योंकि मम्मी भी मतलब उतने पैसे कमा नहीं पाती थी। हम लोग भी स्टार्टिंग में जैसे खेती वेती करके थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसा था कि घर में हमने डिस्कशन करा क्या करना चाहिए। तो हमने क्या कहा, एक खेत है हमारे, थोड़ा बहुत खेत है हमारे गांव में, तो हमने पढ़ने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे मतलब 1-1.5 साल और चाहिए पढ़ाई करने के लिए, ताकि मैं मतलब सिलेक्शन वगैरह ले सकूं। तो हमने एक खेत बेच दिया गांव में। उसके बाद मैंने फिर आगे की पढ़ाई करी। ओके, आपकी अभी क्या उम्र क्या है? अभी सर मेरी 24 है, मैं 25 का होने वाला हूँ। आप 24 साल के हो और आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस करा। मतलब उस टाइम पे जब जब ये सारी चीज़ें जीवन में आपके हो रही थी, तो पढ़ाई का जुनून जोश कैसे आ रहा था? जैसे बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ देते हैं चीज़ें, तो भाई कुछ काम धंधा करते हैं, जैसे मम्मी अकेली हैं वो उनकी हेल्प करना है, वो खुद काम कर रही हैं तो उनके लिए पैसे की ज़रूरत है, घर को संभालना है, तो बहुत सारे लोग खुद काम करने लगते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आपके अंदर वो जुनून जोश कहाँ से आ रहा था कि नहीं मुझे सीजीएल क्रैक करना है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, कैसे? सर जैसे मैं मतलब घर की लाइफ को मतलब शुरुआत से देखते आ रहा हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मतलब ऐसी लाइफ तो नहीं जीनी मुझे, मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो करना है अभी, मतलब आगे और भी कुछ करना है। तो ये तो मतलब कि एक नौकरी तो चाहिए जिससे लाइफ स्टेबल हो चुकी है, मेरी भी मम्मी भी, और काफ़ी लाइफ इंप्रूव भी हुई है गवर्नमेंट जॉब के बाद। तो ये एक मोटिवेशन था। और मतलब छोटी मोटे काम जो हम लोग करते थे, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग कुछ नहीं करते थे पढ़ाई, और छोटे मोटे काम हम लोगों ने पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है। जॉब इंटरव्यू वगैरह भी दिया था बीच में, लेकिन वही है कि 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए वो एक तो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी इंग्लिश में इंटरव्यू मांग रहे हैं, और 10-12 हज़ार की नौकरी वो ऑफ़र कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, और ताकि मैं अपनी लाइफ बेटर कर सकूँ, अपने मेन तो मम्मी की लाइफ बेटर कर सकूँ। अब इस चीज़ में ना समाज और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल आता है। तो आप और सारे लोग सोचते भी हैं कि समाज क्या सोचेगा, है ना? या फिर जब नौकरी नहीं लग रही होती तो बहुत प्रेशर भी होता है लोगों का कि बहुत दिनों से पढ़ रहा है। आपकी इस जर्नी में सोसाइटी और इनका कितना रोल रहा है? सर ऐसा था कि जैसे गांव में मैंने देखा कि लोग 10th भी नहीं करते हैं, उनको कुछ काम करने के लिए भेज देते हैं, जैसे गाछी वाची बेचना कुछ भी मतलब। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब 10th करने से पहले या 10th करने के बाद लेबर का काम करने चले जाते हैं। मैं भी गया था क्योंकि मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी। मेरा शुरू से ही था कि मतलब लाइफ चेंज करनी है। और जैसे हम लोग जब आप फाइनेंशियली वीक होते हैं ना, तो आपको गाँव समाज भी उतना कुछ देखता नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं रखता है। तो हमारा भी ऐसा ही था, ना कोई फैमिली वाले, एक सिर्फ मौसी जी थे जो हमें सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली और सब कुछ बताती हमें भी। और गांव वालों से भी ज़्यादा हमारे कुछ वो नहीं था, मतलब
वो तो बुरा चाहते ही हैं सभी लोग, आसपास वाले अगर आपके हैं तो आपका बुरा ही चाहेंगे, कोई अच्छा नहीं चाहेगा। तो उन लोगों को पता भी नहीं था, मैंने किसी को बताया भी नहीं था कभी कि मैं SSC सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ। इवन जब मेरा क्रैक भी हो गया था तो मैंने जब तक, क्योंकि एयरफोर्स वाले ग्रुप में मैंने उस टाइम पे बताया नहीं था किसी को गाँव में, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं ज्वाइन कर लूँगा तभी मैं बताऊँगा। उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो वैकेंसी कैंसिल हो गई, इसलिए सीजीएल भी जब क्रैक हुआ था तो मैंने किसी को बताया नहीं था। जब फाइनल जब से सब चीज़ हो रही है तभी मैंने बताया था। तो जब रिजल्ट आया उस दिन का माहौल बताओ, कैसा लगा, मतलब कैसा रहा सारा कुछ? सर जिस टाइम पे सीजीएल का रिजल्ट आया उस टाइम मैं ऑफिस में मतलब जॉब कर रहा था, और मम्मी जो है हम लोगों की दिल्ली में थी। तो मतलब अच्छा था सर कि मतलब एक जो सपना हमने देखा था स्टार्टिंग में और 3-4 साल का स्ट्रगल रहा, तो जब मतलब आप अचीव करते हो तो अब अंदर से खुशी होती है सर। अच्छा, इतना कुछ जीवन में चल रहा है ना, और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, और एसएससी के बारे में आसपास किसी को पता भी नहीं कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके उनको जानकारी भी नहीं, जैसे आपकी मम्मी को भी जानकारी नहीं होगी सीजीएल क्या होता है। तो अब जब अकेले पढ़ जाते थे तो कभी किससे गाइडेंस लेते थे, या फिर कभी रोना भी आया होगा, तो कैसे वो सब वो करते थे? ये सर डिमोटिवेशन के फेजेस बहुत सारे रहे जब मतलब स्टार्टिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि इंग्लिश जो है बिहार वालों की पता है सर कि इंग्लिश का कोई महत्व नहीं देते हैं। 10th में भी हमारा सिर्फ पास होने का रहता है, तो इंग्लिश बहुत वीक थी जिसकी वजह से मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन रहा। और मतलब एक था कि सर कि करना है तो करना है, इस चीज़ को लेकर मैं गया आगे। और कितनी भी दिक्कतें, जब आपको अपने आप पे विश्वास होता है ना सर, तो आप वो चीज़ कर लेते हो, चाहे कितनी भी दिक्कतें आएँ आपकी मंजिलों में, आप उसे कर लेते हो। 100%। अभी सिलेक्शन के बाद अभी आप जॉब कर रहे हो, तो कितनी सैलरी आती है और क्या क्या ज़िंदगी में बदलाव आया है, अभी कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है सर सिलेक्शन के बाद, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है सर। क्योंकि एक बंदा जो ज़ीरो कमा रहा था, हमारा उस टाइम पे 8-10 हज़ार में मतलब पूरा घर वर सब चल जाता था, और आज मतलब हम लोग 80-85 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है सर, मतलब हमारी। हर महीने 80-85 हज़ार अकाउंट में आते हैं। ओके, चलिए अभी हम आपकी ना थोड़ी स्ट्रेटजी वगैरह ये जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके जैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, Yes, है ना, उनको भी नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे शुरुआत करें। Yes, sir. तो आप बिल्कुल बेसिक से बताना, जैसे जैसे आपने तैयारी करी वैसे ही बताना। तो जैसे आपने इंग्लिश की बात करी कि इंग्लिश आपकी बहुत वीक थी, तो इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। इंग्लिश के बारे में बताओ, कैसे फिर आपने तैयारी इंग्लिश की करी, कैसे इंप्रूव करा सब? तो जैसे सर मैंने बताया कि पटना में मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी, तो मैंने वहाँ 7-8 महीने ही कर पाया था। और वहाँ पे मतलब सर ऑफलाइन कोचिंग होता है कि बहुत स्लो पढ़ाया जाता है, टीचर्स थोड़ा 10-20 मिनट लेट भी आते हैं, और उतने अच्छे से आप चीज़ें को उस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो। तो उस टाइम पे ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, अब ऑनलाइन चीज़ें आ गई है, तो बेटर है कि ऑनलाइन आप प्रिपरेशन करें। मैंने ऑफलाइन करी थी 7-8 महीने तैयारी, और कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था, बहुत कम ही हो पाया था, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कोर्सेज चलते थे उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन बहुत सारी टीचर्स की गाइडेंस ली, वीडियोस देखता था, जैसे क्लोज टेस्ट और पैसेज जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, और जंबल सेंटेंस जो होते हैं PQRS वाले। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी। आप सिर्फ सर्च कर दीजिए उस टॉपिक का नाम कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करें, तो आपको बहुत सारे टीचर्स का जो भी आपको अच्छा लगा, जिससे आप समझ रहे, तो ऐसे कर करके मैंने जो है सारी चीज़ें ख़त्म करी। और नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 की जो है वो मैंने स्टार्ट पूरी ख़त्म कर रखी थी सर। ये सारा कुछ कहाँ से पता लग रहा था आपको कि इनसे पढ़ना है, उनसे पढ़ना है? सर जैसे स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं होता है, बिल्कुल आप ब्लैंक रहते हो कि क्या करें, कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप शुरू कर दो उस चीज़ को, धीरे धीरे चीज़ें आपको मतलब खुद ही दिखती चली जाएगी, आप लोगों से सीखते चले जाओगे। मुझे सर मैं बताऊँ, मुझे किसी ने कोई गाइड नहीं करा, मैं सिर्फ ऑनलाइन जो भी चीज़ें, जैसे टॉपर्स का इंटरव्यू देखता था कि कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें करी है, तो ये तो काफ़ी हेल्पफुल रहता था कि टॉपर्स क्या बता रहे हैं उनको फॉलो करो। और जब आप 4-5 टॉपर्स की चीज़ें देखते हैं ना, तो आप एक कॉमन चीज़ें निकल के आती है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है सर। ओके, अब इसमें थोड़ा जैसे रीडिंग, ए कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब वगैरह ये सब? सर ये जैसे वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक से करी थी पूरी, पहले तो टॉप 200 वाले जो मोस्ट रिपीटेड वाले होते हैं वो कर ली, और उसके बाद सारी धीरे धीरे ख़त्म करनी शुरू कर दी। वोकैब में होता है कि आप भूलना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, तो ये है कि आप जैसे रिवाइज़ करते चले, जैसे आपने 5 दिन जैसे 30-30, 40-40 करके याद करे, फिर आप सैटरडे संडे उसको रिवाइज़ करने में टाइम दो। जो आपको याद हो गई उसे तो ठीक है, बाकी को आप अंडरलाइन करके आप बाद में रिवाइज़ करते रहो बीच बीच में, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और वोकैब ऐसा है सर, आप जितनी बार पढ़ेंगे तभी वो चीज़ें याद हो पाएगी। और रीडिंग कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको, जैसे मुझे तो स्टार्टिंग में मतलब 20-30% ही समझ आ पाता था, जो सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, सेंटेंस है वो ऐसे। तो स्टार्टिंग मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी थी, रीडिंग वगैरह नहीं दी थी, तो मैंने जो है वोकैब वगैरह याद करे। अगर आप वोकैब थोड़ा समझ लेते हो ना सर, तो आपको रीडिंग में भी आपको हेल्प मिलता है कि ये हाँ इस वर्ड का मतलब ये होता है, तो आप समझ जाते हो कि क्या कहना चाहता है सेंटेंस। तो थोड़ा बहुत वोकैब याद कर लें, उसके बाद आप फिर रीडिंग देना चालू कर दें, ताकि रीडिंग तो सर देना मस्ट है इसमें, क्योंकि आजकल इंग्लिश का लेवल जो बढ़ता जा रहा है CGL में।
कि रजनीश भाई, जैसे अगर मैं पूरे आपकी रूटीन की बात करूं, रूटीन पे बहुत ज़्यादा बात होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं रात में पढ़ना चाहिए, तो आप कैसे पढ़ते थे और एक दिन में कितना कोशिश करते थे कि कितने घंटे पढ़ाई हो जाए आपकी? तो सर जैसे जब मेरी जॉब नहीं लगी हुई थी तो उस टाइम पे मैं कम से कम 10 घंटे तो पढ़ता था ऑलमोस्ट। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। एक्चुअली क्या हुआ था, जब 2022 में सीजल लिया था मैंने, उसके बाद कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मैं दिल्ली आना पड़ गया था। और तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि घर में आप एक कमरे में आप उतनी अच्छे से इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर सकते हो जब आप 3-4 लोगों की फैमिली होते हो। तो सबसे पहले लाइब्रेरी जब मैं जाता था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, तो मैं 8 कोशिश करता था कि मैं 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुँच जाऊँ। 9 बजे तक तो नहीं, 10 बजे तक मैं पहुंच पाता था जब मैं 9 बजे ट्राई करता था। तो आप ट्राई करें मतलब थोड़ा पहले ही, क्योंकि लेट वेट हो जाता है। तो 9 बजे जाता था, उसके बाद फिर लंच तक 3 बजे तक मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था। बीच बीच में मैं ब्रेक्स लेते रहता था 1 घंटे में, जैसे कभी मॉक लगा तो मॉक लगा के गैप ले लिया। 1-1 घंटे में ब्रेक लेते रहता था क्योंकि ताकि हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे 9 से हो गए, 3-6 घंटे यहाँ पे हो गए। तो उसके बाद फिर मैं लंच के लिए घर चले जाता था, और 1-2 घंटे बाद फिर 5 बजे से आता था। 5 बजे के बाद ट्राई करता था कि 10 बजे तक मैं पढूं, और कभी 9 बजे कभी 10 बजे ऐसे करके मैं पढ़ाई करता था। बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, और ऐसे करके आपको मतलब अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा कम पढ़े, कम पढ़ रहे हो आप, क्योंकि स्टार्टिंग में सर ऐसा होता है कि हम 8 घंटे सीधा जाके बैठ नहीं सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है, एनजाइटी वगैरह होती है। तो धीरे धीरे आप कोशिश करें 3-4 घंटे फिर 5 घंटे ऐसे करके बढ़ाने की, और आपको 8-10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा सर। ओके, सोशल मीडिया का कैसा रोल रहा आपकी लाइफ में? सोशल मीडिया ने कितनी हेल्प करी है, और क्या फिर सोशल मीडिया से कैसे आप डिस्ट्रैक्टेड होते तो कैसे बचे उससे आप? सर जैसे मेरी जर्नी में तो सोशल मीडिया से ही बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही सीखी है। और डिस्ट्रैक्शन तो रहता है सर, जैसे मैंने पूरी जर्नी के दौरान में कितनी बार इंस्टाग्राम फेसबुक ऑन इंस्टॉल किया, लेकिन फिर वो चीज़ें मतलब हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं कि देखना है क्या है। तो आप मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ करके काम चला सकते हो, कि हाँ 10 मिनट 20 मिनट देख लिया। ऐसा नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे रील देखने बैठ गए और 2-2 3-3 घंटे देख रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, लेकिन बहुत कम और लिमिटेड। ओके, अभी मैथ के बारे में बताओ, मैथ की कैसे आपकी पूरी जर्नी रही? सर मैथ भी मैंने ऑफलाइन कोचिंग से स्टार्ट करी थी, वहाँ पे अरिथमेटिक का पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो मैं ऐसा है कि मैं अगर किसी एक टीचर को फॉलो करना तो मैं किसी दोबारा फिर उस कोर्स को किसी और टीचर से नहीं कर सकता, मेरा ये वाला पॉलिसी रहता था। तो मैंने जैसे अरिथमेटिक ख़त्म कर लिया, तो उसी को मैंने रिवाइज़ करा और चीज़ें बन रही है, क्वेश्चंस वगैरह लगा के देखे, मॉक वगैरह लगा के देखे, कुछ चीज़ें बन रही है। तो फिर मैंने एडवांस के लिए गगन प्रताप सर का कोर्स लिया था, मेरे भाई ने लिया था एक्चुअली, तो मैंने उनसे पढ़ाई करी थी एडवांस के लिए। तो ये है सर एडवांस। ओके, मैथ मतलब जैसे आपकी हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई और 10th में आपके इतने कम परसेंटेज हैं, 12th में भी कम परसेंटेज है, जब सीजीएल का मैथ पढ़ना शुरू करा तो बेस तो आपका बिल्कुल ख़त्म ही था। मतलब कैसे चीज़ें समझ में आना शुरू हुई, और अभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था आपको, जैसे समझ में नहीं आ रही चीज़, सब समझा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे फिर वो उसको कैसे करा आपने? जैसे मैथ तो बिहार में जो है ऑलमोस्ट सभी लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिर्फ मैथ ही पढ़ाया जाता है। हाँ। क्योंकि टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं ना उन्हें भी सिर्फ मैथ ही आता है, तो मैथ में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। चीज़ें समझ आ जाती थी, और जो एडवांस वगैरह था वो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी। तो सर आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, जैसे फार्मूला वगैरह याद कर लो, मेन तो एडवांस के लिए फार्मूला आपको मस्ट याद होना चाहिए। तो फार्मूला वगैरह मैंने बहुत याद करे, और प्रैक्टिस तो सर आपको करनी ही पड़ेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे मैथ में जैसे आपने किसी टीचर से एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो मेरा जैसे ये सा रहता था कि जैसे मैंने आज पूरी पढ़ाई पढ़ी, तो जब मैं घर आया या फिर जब मैं उस क्लासेस ख़त्म हो गई उसकी, तो मैं उसको 10-15 मिनट में उसको पूरा फिर से रिवाइज़ करता था। और ये ऐसे कर करके 5 दिन हो गए, फिर 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो उसके उसमें फिर उन जो 5 दिनों में पढ़ा है मैंने उनको फिर से रिवाइज़ किया। ऐसे में आप इन चीज़ों को ज़्यादा दिन तक रिकॉल कर पाते हो, और मतलब लंबे समय तक आप इन चीज़ों को याद कर पाओ, तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है सर। ओके, पूरा जैसे मैं अगर चारों सब्जेक्ट को मैनेज करने की बात करूं, क्योंकि चारों सब्जेक्ट साथ लेकर ही आपको चलना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो वो कैसे मैनेज करते थे? रिवीजन साइकिल आपकी क्या होती थी, कैसे रिवीजन करते थे? पूरा 7 दिन के बारे में ऐसे बताओ। जैसे एक्चुअली सर जब मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम पे मेंस में मैथ और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था, तो मैंने स्टार्ट इंग्लिश और मैथ से करा था। और मैं कहूँगा कि ये 2 ही सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रीजनिंग तो सर कोई भी सॉल्व कर लेता है एसएससी की, तो रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ, और आप इंग्लिश और मैथ की कोचिंग ले लीजिए। और जीके भी अगर आप पढ़ना चाहें तो लूसेंट या कोई बुक से अगर आपकी अच्छी है तो पढ़ सकते हैं। लूसेंट से मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने इंग्लिश और मैथ को पैरेलल कोचिंग के साथ रीजनिंग को प्रैक्टिस करता था, और जीके जीएस के लूसेंट से पढ़ता था। तो ऐसे पैरेलली मैं धीरे धीरे ख़त्म करते चला गया। नोट्स बनाते थे सभी सब्जेक्ट के? सर मैथ्स के लिए जो नोट्स है, जैसे जो पढ़ा रहे हैं वो बना लिया, और फार्मूला वगैरह जो भी ट्रिक्स वगैरह रहती है उसको एक अलग नोटबुक में रहता था, तो ताकि मतलब
कुछ देखना हो तो आपको हेल्प मिल सके। और जीके ओके के लिए भी सर मैंने नोट्स अलग से बनाए हैं। ओके, मॉक टेस्ट के बारे में बताओ, कितने दिए आपने और कैसे एनालिसिस करते थे सर मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, इससे आपको पता चलता है। तो मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड से ज़्यादा लगाता था क्योंकि वही ज़्यादा उस टाइम पे फेमस थे। तो मॉक टेस्ट लगाने का था सर, जैसे प्री के मैंने कम से कम 200-150 मॉक टेस्ट लगाए होंगे स्टार्टिंग से। मैं पूरी जर्नी में बता रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट जब आपका आधा भी या 40% भी सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है तो आप मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि आप किस एरिया में गलती कर रहे हैं। जैसे ऐसा आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उससे आपको मॉक टेस्ट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखना भी ज़रूरी होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में चल रही है चीज़ें कि नहीं। जैसे आपने कोई चैप्टर ख़त्म किया तो आप जाके उसका सेक्शनल मॉक या चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कितना अच्छा मतलब किस लेवल का प्रिपरेशन आपका सही है कि नहीं है। ओके, अभी जो बच्चे आपको देख रहे हो वो बीए करके आए हैं, फिर उनका भी स्कूलिंग इतना अच्छा नहीं रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? तो सर एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो आपने स्कूलिंग में कितना स्कोर किया उससे कोई मायने नहीं रखता है। और अगर आपको बेसिक्स अच्छे हैं थोड़े, जो आपको सिर्फ चीज़ें समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको मतलब 100% देना है आपको तैयारी में, तो आपका बिल्कुल सर एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। ओके, आपको ये डर, कंपटीशन का डर नहीं लगता था कि अब मैं मतलब मेरे तो इतनी चीज़ें ठीक नहीं है, बाकी बच्चे दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंदौर में रह के पढ़ रहे हैं, प्रयागराज में पढ़ रहे हैं, इतने सारे कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे हैं, तो ये सोच के डर नहीं लगता था? सर स्टार्टिंग में तो डर लगता था कि मतलब दिल्ली मुखर्जी नगर उस टाइम पे फेमस था कि सारे लोग हाँ। मुखर्जी नगर में आते थे तैयारी करने के लिए। डर तो लगता था, लेकिन लगता था क्या है, कंपटीशन है, हम एक मतलब सारे बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, अगर हम उनसे ज़्यादा मेहनत करें तो डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे सर, ये था ओके, मेरा। अगर मैं जैसे आपके सिलेक्शन की कुछ ऐसी 2-3 खास बातें जानना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका सिलेक्शन हुआ। जैसे आपने बताया कि आपके गांव में बहुत सारे बच्चों ने सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको क्या ऐसे 2-3 चीज़ें लगती हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? सर एक तो था मेरे अंदर ये जिद थी कि मैं कर लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। और मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। जैसे मेरा एयरफोर्स वाई ग्रुप में जब कैंसिल हुआ था ना, तो सब लोग मतलब कुछ जो फैमिली वाले लोगों को पता था वो मजाक भी उन्होंने उड़ाया कि क्या हुआ एयरफोर्स वाले का, ऐसे करके। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि मैं मतलब डेफिनेटली कर लूँगा। और एक कॉन्फिडेंस, आपको सिर्फ मतलब एक मोटिवेशन चाहिए कि आप करना क्यों चाहते हो। अब मेरा था कि सर मुझे अपनी लाइफ, मम्मी की लाइफ चेंज करनी थी, तो ये एक मोटिवेशन था। और मुझे था कि कंपटीशन ये है, सिर्फ बच्चे ही कॉम्पीट करें, अगर हम उनसे ज़्यादा मेहनत करें तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होगा सर। अभी तो जैसे ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे ये चीज़ें करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहूँ जो बच्चों को नहीं करनी है, उनका खास ध्यान रखना है, वो अगर नहीं करेंगे तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं तैयारी में, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स होंगी? तो सर सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसका सिर्फ यूज़ करें, यूज़फुल चीज़ तरीके से यूज़ करें। और दूसरी चीज़ कहूँगा कि आप डिमोटिवेट ना हो, फेलियर्स लाइफ में हमेशा आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं आप दूसरों को मत देखें कि दूसरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर ले, उनका बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, वो कितने अच्छे स्कूल से पढ़े हैं। जैसे सर मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, तो मुझे पता था कि अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा या कुछ चीज़ें अच्छी होगी या मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप फियर ना लें, सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। और क्यों करना है ये, तो सर आपको अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन है तो आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे। आप एक एग्ज़ाम को पहले सेलेक्ट करें कि मुझे इस जॉब में ये बनना है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी फील्ड, आप एक फील्ड को चुन लें। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि सर बैंकिंग का फॉर्म आ गया तो बैंकिंग का फॉर्म डाल दिया, उसके बाद उसकी तैयारी करने लग गए। कोई एसएससी का कर रहा है, कोई और एग्ज़ाम का आ गया तो उसकी तैयारी करने लग जाते। ये सबसे चीज़ें गलत है। एक एग्जाम को टारगेट एक एग्ज़ाम का टारगेट करें और उसके सिलेबस को ख़त्म करें। अगर उससे मिलता जुलता कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो आप ही तो ही आप उसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, आपको एएसओ ही बनना था शुरू से? एक्साइज इंस्पेक्टर है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये सारी चीज़? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना था, हाँ। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आती गई, मुझे समझ आता गया, तो मतलब मेरा इसके तरफ रुझान बढ़ता गया, तो फिर मैंने लास्ट में जाके एएसओ सेलेक्ट किया सर। थोड़ा एएसओ के बारे में थोड़ा जानकारी दो कि मतलब कैसा ऑफिस रहता है, आपकी क्या टाइमिंग रहती है और कैसा कल्चर है वहाँ का? सर अभी करेंटली मैं यूपीएससी में पोस्टेड हूँ, तो टाइमिंग 9:30 से 5:30 रहती है। 9:30 से 6 भी मतलब 8.5 घंटे आपको पूरे करने होते हैं। और उसके अलावा सर ऑफिस का माहौल बढ़िया है सर। आप मतलब ऑफिस, सारे ऑफिसेज आजकल तो जो भी सीएसएस वाले ऑफिसेज हैं कर्तव्य में शिफ्ट हो रहे हैं। ऑफिस बहुत बढ़िया शानदार ऑफिस, कल वहाँ पे सराउंडिंग्स वगैरह सब चीज़, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो। जैसे अभी मैं मिलता हूँ, बहुत सारे आईआईटीएन लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे एनआईटीएन मिलते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब मैं यहाँ से यहाँ इन लोगों के साथ आज मतलब बैठा हूँ। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी है, ऑफिसेज वगैरह शानदार बने हुए हैं सर।
ओके, इसमें आपका ऑफिस ही वर्क होता है, जैसे ग्राउंड पे भी कहीं जाना पड़ता है, जैसे मिनिस्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है आपको? सर जैसे मेरी पोस्टिंग अभी यूपीएससी में है तो कभी कभी एग्ज़ाम ड्यूटी लगती है, हमें एग्ज़ाम में एज अ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जाना पड़ता है जहाँ हम पूरे सेंटर के एज अ इंचार्ज होते हैं। और दूसरी चीज़ें एग्ज़ाम डिलीवरी हेड पे जाते हैं, जहाँ आप क्वेश्चन पेपर वगैरह जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें डिलीवरी हेड के रूप में जाते हैं। तो ये जो जाने का प्रोसेस है, बाकी ऑफिस में ऑफिशियल वर्क होता है सर, फाइल वर्क नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो है वही है सर। ओके, आपके सरकारी नौकरी के सैलरी के अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर आप जो जैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यस सरकारी तरफ सर, सरकारी नौकरी के अलावा बहुत सारे पर्क्स बेनिफिट्स हमारे हैं। जैसे मेनली था सर, मैं सीजीएचएस को देखकर भी मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ा था सरकारी नौकरी को, क्योंकि हेल्थ वगैरह में बहुत सारे लोगों के पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मैंने सीजीएचएस स्कीम सुन के भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करी थी। और बहुत सारे अलाउंस, जैसे सर बैग अलाउंस मिलता है आपको, और मेडिकल का हो गया, और जैसे आपको हर साल एलटीसी होम के लिए मिलता है, और ऑल इंडिया के लिए एलटीसी भी मिलता है। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन के केयर क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को मिलता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मतलब सारी चीज़ें तो हमें भी पता नहीं होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसका बेनिफिट लेते हो आपको पता चलती चली जाती है। और इसमें प्रमोशंस का कैसे, लास्ट आप कहाँ तक जा सकते हो इसमें? सर इसमें जहाँ तक मुझे पता है इसमें जॉइंट सेक्रेटरी तक आप जा सकते हैं। जैसे अभी मैं एएसओ हूँ, तो अगर आप एग्ज़ाम दे के प्रमोशन लेते हैं तो 5 साल के बाद आप एसओ बन सकते हैं। उसके बाद आप अंडर सेक्रेटरी बन सकते हैं, उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी बन सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टर भी होता है डीएस के इक्विवेलेंट, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो आप जॉइंट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, उसके अबव जो है वो आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट आते हैं सर। ओके, इसमें घर का कैसे होता है आपको, मतलब आपको क्वार्टर वगैरह अलाउट होते हैं कैसे? जैसे सर क्वार्टर्स वगैरह बहुत सारे दिल्ली में, जैसे बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं, लेकिन आप इनिशियली जब आते हैं तो आपको मतलब अच्छे वाले क्वार्टर्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से मैं अभी जो है रेंट पे रहता हूँ। और अगर आप क्वार्टर्स तो मिल जाएंगे सर, लेकिन उतने अच्छे और पास वाले जो हमारे ऑफिस के पास है वो क्वार्टर्स इनिशियली नहीं मिल पाते। आपकी जब 4-5 साल की सर्विस हो जाती है तो उसके बाद आप आराम से क्वार्टर ले सकते कोई हाउस अलाउंस मिलता होगा? हो। हाँ, एचआरए मिलता है सर, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, चलिए, अगर इस इंटरव्यू के लास्ट में कुछ और बताना आपको, बच्चों को कुछ छूट गया हो जो आप बताना चाह रहे हो, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से हो, स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव, क्या बोलोगे आखिर में? सर लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हो, फाइनेंशियली आप कमज़ोर हो, आपका सिर्फ मतलब एक गोल रहना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में था तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ गांव में सुनता था कि एसएससी होता है क्या है। तो मैंने धीरे धीरे नेट पे सर्च करना चालू किया, एसएससी सीजीएल एसएससी की टॉप मतलब एग्ज़ाम है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एसएससी सीजीएल ही क्रैक करना है। तो आप एक निश्चय आप ठान लो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और उसके बाद आप उस पर लग जाओ पूरी 100% तरीके से। चाहे आपको बहुत सारी अड़चनें आएंगी, जैसे मेरे भी आती थी, कभी फाइनेंशियल इशू आते थे, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस टाइम पे, कभी किसी ने बोल दिया, जैसे दोस्त वोस्त भी होते हैं, तो अगर नहीं हो रहा होता है तो आपको मतलब कोई मोटिवेट करने वाला होता है तो कोई डीमोटिवेट करने वाला, आपकी जर्नी में हर कुछ आएगा। जैसे बहुत टाइम पे होता था सर कि जब मॉक्स में कम नंबर आ जाते थे तो मैं डीमोटिवेट था कि अब मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। फिर जब ज़्यादा आ जाते तो फिर लगता था कि हाँ मेरे से ये एग्ज़ाम करेगा। ये सबसे जो चीज़ है ना सर कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आपकी लाइफ में आप कुछ भी करो वो आते रहता है। जैसे सर अभी यूट्यूब की मतलब यूट्यूब में ब्लॉगिंग करता हूँ, तो यहाँ भी जब कम व्यू आते हैं तो मुझे लगता है नहीं मैं नहीं बन पाऊँगा। तो आपके चैनल का क्या नाम है बताओ, ये भी लोग देखेंगे। मेरे चैनल का नाम रजनीश ब्लॉग्स है, अगर आप ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है तो आप सब्सक्राइब जाके कर सकते हैं। तो बस ये है कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब आप उतार आएगा आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, जब आप अच्छे लेवल पे होगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कर लूँगा। तो आप डिमोटिवेट ना हो, आप धीरे धीरे बढ़ते चले आगे। आप अगर आपने सोचा है और आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड अपने आप को दे रहे हैं पूरी तरह से, तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो आप चाहते थे वो अचीव कर लेंगे। 100%। चलिए, थैंक यू सो मच रजनीश भाई, आप यहाँ तक आए, थैंक यू सर। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वैसे ही आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनती हो। थैंक यू सर। साथियों, आपको इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा, जिस तरीके की इनकी जर्नी रही। और इन्होंने बहुत कुछ संघर्ष करा तब जाके ईएसओ तक ये पहुँचे। तो आप ये छोटी मोटी चीज़ों को लेकर इतना टेंशन में मत आया करो। जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। नौकरी के बाद ही बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि नौकरी लगने के बाद आपका जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। तो छोटी मोटी चीज़ें इनको टैकल करो, आपकी तैयारी में लगे रहो, मोटिवेटेड बने रहो, डेली पढ़ने की कोशिश करो, आप गैप मत करो। जब आप गैप कर देते हो तब ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है। तो डेली एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करो बस। और टॉपर बेंच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए हम लगातार वहाँ पर आपको तैयारी करवा रहे हैं। जाकर आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।